वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम ओशियनोग्राफी को पूरा कवर करेंगे। इसमें दो पार्ट आएंगे, एक पार्ट वन और एक पार्ट टू। इसमें जितना आपको पढ़ना है ना, सिर्फ उतना ही हम देखेंगे। इससे अलग आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम फुल्ली कवर करेंगे और वो भी लिमिटेड। जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जीआरएफ क्लियर करने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसमें आपको देखने हैं वो है इसमें रिलेटेड थ्योरीज क्या क्या है। सबसे पहले तो है गैसियस हाइपोथेसिस जो कि लॉर्ड कैल्विन ने दी थी। उसके बाद टेट्रल हाइपोथेसिस जो लोथियन ग्रीन ने दी थी। उसके बाद दो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, एक तो है एफपी टेलर की और एक है एल्फर्ड वेगनर की। इसमें जो फोर्स था वो था मून का, कि मून की वजह से ड्रिफ्ट कर रहे हैं कॉन्टिनेंट्स। और इसमें एल्फर्ड वेगनर ने बताया था कि ना जो सियाल है वो सीमा पे फ्लोट कर रहा है। ये दो थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की है। उसके बाद है कन्वेंशनल करंट थ्योरी जो कि आर्थर होम्स ने दी थी। उसके बाद है जियोसिंक्लाइन थ्योरी जो कि लियोपोल्ड कोबर ने दी थी। और लास्ट है प्लेट टेक्टोनिक्स जो कि मॉर्गन ने दी थी। और इसमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरी छूट गई है, वो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। थ्योरीज याद रखनी है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले देखना है हमें ओशियन बॉटम रिलीफ क्या क्या है, उसके कितने पार्ट्स हैं और कैसे वो डिवाइडेड है। तो पहले हम ये समझते हैं कि है क्या क्या। ये चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है इसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ, उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर डीप सी प्लेन्स जिनको हम अबाइसल प्लेन्स के भी नाम से जानते हैं, और लास्ट में आते हैं ओशियनिक डिप्स। इसको पहले हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि ये है क्या क्या। ये देखिए, यहाँ तक है हमारी लैंड, यहाँ तक। उसके बाद ये सारा अंडर वाटर के लैंड फॉर्म्स हैं। वो कैसे कैसे हैं ये हम पढ़ते हैं। यहाँ से लैंड स्टार्ट हो रही है, ये देखिए। ये जो ऐसे ग्रेजुअल स्लोप है ना, एकदम, वो होती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और जहां से ये एकदम स्टीप स्लोप स्टार्ट हो जाती है वो होती है हमारी कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है। उसके बाद ये आते हैं हमारे अबाइसल प्लेन्स जो कि सबसे ज्यादा पोर्शन कवर करते हैं ओशियन बॉटम रिलीफ्स का। और ये कॉन्टिनेंटल राइज क्या है, जब यहाँ से ना जो सेडिमेंट्स हैं वो डेरिवेट होके विदरिंग इरोजन के थ्रू यहाँ पे आते हैं ओशियन बॉटम रिलीफ में, तो वो यहाँ पे जमा हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो जमा हो नहीं सकते, ये स्टीप है एकदम। और सो यहाँ से ये रोल डाउन होके यहाँ पे जमा होने इकट्ठे हो जाते हैं, और इस वजह से इसको कॉन्टिनेंटल राइज बोला जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद इसमें क्या क्या देखना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले होता है इसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ। एक तो इसमें ये याद करना है कि इसकी ढलान कितनी है, कितने डिग्री की है ये। इसकी है 1 डिग्री की ढलान है। उसके बाद इसमें और क्या याद रखना है, ये डीप कितनी है, यानी कि इसकी जो गहराई है वो कहाँ से कहाँ तक है। ये लैंड से लेकर और जो इसकी डेप्थ है वो है 200 मीटर की। 200 मीटर तक हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ पाई जाती है। ये जो यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये है 200 मीटर की। उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप राइज हो जाती है। फिर इसमें और क्या याद रखना है कि जो इसकी एवरेज विड्थ है ना, चौड़ाई कितनी होती है इसकी, वो एवरेज दे रखी है 70 किलोमीटर। ये कहीं पे किसी ओशियन का जो कोस्ट है वहां पे कहीं पे ज्यादा हो सकती है, कहीं पे कम हो सकती है। जैसे हमारे इंडियन जो ओशियन है उसमें अरेबियन साइड में, जो हमारे वेस्टर्न घाट्स के साइड में, वहां पे जो ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो थोड़ी चौड़ी है, बजाय कि इधर ईस्टर्न की साइड में। वहां पे देखोगे आप मैप में तो वहां पे नैरो दिखेगी, क्योंकि वहां पे जो ये टिल्ट होके और सबमर्ज हो रखी है हमारी लैंड ही, इस वजह से वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में काउंट होती है। ठीक है, आगे बात समझ में। उसके बाद इसमें क्या याद रखना है कि ये जो अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन, इन तीनों ओशियंस के आपको कंपैरिजन याद रखने हैं। प्रॉपर परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान में रखना है किसकी कम है और किसकी ज्यादा है। क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि अटलांटिक की ज्यादा है बजाय कंपेयर टू पैसिफिक, या फिर उल्टा करके दे देंगे कि ना पैसिफिक की ज्यादा है अटलांटिक से कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। तो जो अटलांटिक ओशन है उसकी है 13.3% जो कि सबसे ज्यादा है। उसके बाद पैसिफिक की है 5.7% और इंडियन ओशियन की है 4.2%। सो ये याद हो गया। उसके बाद इसमें ये पॉइंट है कि है ना, ये जो जितनी ज्यादा मतलब ऐसे चौड़ी और कम गहरी होगी ना उतनी ही अच्छी होगी फिशिंग ब्रीडिंग ग्राउंड्स के लिए, ताकि उनको मतलब अच्छे से जो यहाँ पे
जो मिनरल्स आते हैं रिवर्स के थ्रू बह के, एक तो वो प्रोवाइड हो जाते हैं और उसके बाद सनलाइट भी इसमें बहुत अच्छे से पेनिट्रेट कर जाती है। तो इस वजह से ये फिशिंग कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और फिशिंग के लिए आपको एक पॉइंट और बता दूं कि जहाँ पे ना जो ठंडी और गर्म जलधारा मिलेगी ना, जैसे कि हमारे अटलांटिक ओशन में एक तो ग्रैंड बैंक ओशन है हमारे, और एक है लेब्राडोर सी के पास, यानी कि एक तो नॉर्थ सी के पास है और एक है इधर लेब्राडोर सी के पास। यहाँ पे दोनों पे बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल पे जो फिशिंग ग्राउंड है वो बने हुए हैं, क्योंकि वहां दोनों जगह ही एक ठंडी जलधारा मिलती है और एक गर्म जलधारा आपस में मिलती है। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा अच्छी जो सिचुएशन है वो क्रिएट करती हैं फिशिंग ग्राउंड के लिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या है। इसका जो एवरेज ये कंस्टिट्यूट करती है 8.6% टोटल का। लेकिन ये देखिए हमारे ओशियंस में किसी में कम है किसी में ज्यादा है। सबसे ज्यादा किसमें है, अटलांटिक ओशन में 12.4%, पैसिफिक में है 7% और इंडियन ओशन में है 6.4%। इसकी जो स्लोप है यानी कि इसकी ढलान कितने की है, ये है 2 से 5 डिग्री तक हो सकती है। लेकिन किसी स्पेशल केसेस में ये बहुत ज्यादा भी हो सकती है, जैसे कि जो स्पेनिश कोस्ट है ना उसमें है 30 डिग्री की, और जो इंडियन ओशन के पास कैलिकट कोस्ट है ना वहां पे है 15 डिग्री की। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद इसकी डेप्थ कितनी है, डेप्थ में हम देखेंगे कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितनी डेप्थ है इसकी एवरेज, ये होती है 200 से 2000 मीटर तक। ये इसकी डेप्थ याद रखनी है आपको, ठीक होगी। इसके इसमें इतना ही याद रखना है। उसके बाद आते हैं हमारे डीप सी प्लेन्स। ये देखिए सबसे ज्यादा पार्ट कंस्टिट्यूट करते हैं ओशियन बॉटम रिलीफ का, जो है 75%। इसमें पैसिफिक ओशन में है 80.3%, इंडियन ओशन में है 80%, और जो अटलांटिक ओशन है उसमें है 54.9% पार्ट कंस्टिट्यूट करते हैं। और ये बिल्कुल मतलब ऐसे प्लेन नहीं होते पूरा, इन पे भी बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बने हुए होते हैं, खाई पहाड़ सी माउंट्स क्योट्स, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे बनते हैं। ठीक है, और इनकी जो डेप्थ है वो याद रखनी है आपको, 3000 से 6000 मीटर तक होते हैं ये। ठीक है, इसके बाद क्या आते हैं, उसके बाद आते हैं सबमरीन रिजेस। सबमरीन रिजेस क्या होते हैं कि इसमें ना जो ना समुद्र के अंदर ऐसे पहाड़ से बन जाते हैं ना, मतलब लगातार वो सीरीज बन जाती है पहाड़ों की, उसको बोलते हैं सबमरीन रिजेस, जैसे कि हमारी मिड ओशियनिक रिज है वो। तो इसमें क्या है कि एक तो इसमें है ना ये जेंटल भी हो सकती है स्लोप, और एक स्टीप साइडेड भी हो सकती है। अगर वो बहुत ज्यादा नैरो है तो होगी स्टीप, और अगर वो ब्रॉड है तो उसकी स्लोप होगी जेंटल। इतना ही याद रखना है, और इसको याद रखना है कहाँ कहाँ पे, मिड ओशियनिक रिज है, मिड अटलांटिक रिज है, पैसिफिक राइजेस है। ये आपको याद रखना है, इतना ही, इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। उसके बाद आते हैं ओशियनिक डीप्स। ओशियनिक डीप्स क्या होते हैं, जो ना ओशन के अंदर जो खाई बनती है ना उसको बोलते हैं ओशियनिक डीप्स। और इसमें डीप्स और ट्रेंचेस में क्या फर्क है, डीप्स क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा डीप होते हैं और वेरी एक्सटेंसिव डिप्रेशंस होते हैं, यानी कि ये गहरे भी बहुत ज्यादा होते हैं और चौड़े भी, चौड़ाई में भी बहुत ज्यादा होते हैं, उनको बोलते हैं हम डीप। लेकिन जो है ना लंबे हों, काफी ज्यादा लंबे वो हो और नैरो एकदम खड़ी उनकी ढलान हो अंदर की तरफ जो खाई की है, उनको बोलते हैं ट्रेंचेस। आगे क्लियर हो गया इन दोनों में डिफरेंस। उसके बाद और इसमें क्या याद रखना है, इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं कि कहाँ कहाँ पे हैं, वो हम सारे हमें याद ही करने हैं। ये हम डीपली वो पढ़ेंगे। एक इसमें याद रखना है कि सबसे जो गहरी है ना वो कौन सी ट्रेंच है, वो आप सभी को पता है, पैसिफिक ओशन में मरियाना ट्रेंच है, वो सबसे गहरी है, जो कि है हमारे हिमालय से भी ज्यादा बड़ी है। हिमालय हमारा कितने का है, अराउंड 8,000 मीटर का है अगर अप्रोक्स में देखें तो। और ये जो ओशियनिक ट्रेंच है, मरियाना ट्रेंच, ये है 11 किलोमीटर, यानी कि उससे 3,000 मीटर ज्यादा बड़ी है हमारे हिमालय से भी। ये देखिए आप। सो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें और क्या याद रखना है आपको, ये वाले पॉइंट्स।
जो ये मतलब ना मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं कि किस में कौन से ओशियन में कौन सी लाइन है। तो वो जो विलोई लाइन है ना, ये ना ओशियन इंडियन ओशियन को पैसिफिक जो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है ना उससे अलग करती है। जो 70 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है वो अटलांटिक ओशियन को जो साउथ की तरफ से और पैसिफिक ओशियन को साउथ की तरफ से अलग करता है। यानी कि जो 70 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन के बीच में है साउथ की साइड में, और 20 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड ये है अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन के बीच साउथ की साइड से, ठीक है। और 66.5 डिग्री साउथ ये किस साइड है, सदर्न ओशियन। इससे मतलब इससे बियॉन्ड हमारा सदर्न ओशियन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ये मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसमें इंडियन ओशियन का रिलीफ। ये ना इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन और जो अटलांटिक ओशियन है, ये तीनों आपको डेप्थ में पढ़ने पड़ेंगे कि किस में कौन कौन सी तो रीजेस हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, और किस सीरीज में नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ दोनों आपको याद करने पड़ेंगे, और उसमें कौन कौन से आइलैंड्स हैं, कौन कौन से ट्रेंचेस हैं, और नॉर्थ में कौन है साउथ में कौन है, ये तीन चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। और चौथा इसमें बच गया करंट्स का, कि कौन से ओशन में कौन सा करंट फ्लो करता है, ये आप इतना याद करना है इनमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसमें ये कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ से ये हम कवर कर चुके हैं। और ये हाँ, यहाँ से जो इसकी रिज पढ़ते हैं हम, सबसे पहले डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे। ये देखिए, ये हमारा इंडियन ओशियन है, ये हमारा इंडिया हो गया, ये वाला ये देखिए इंडियन पेनिनसुला है ये। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये अरेबियन सी है और ये बे ऑफ बंगाल है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो व्हाइट में है ना, ये है रिजेस, और ये जो ऐसे शेडेड पार्ट है ये हमारा ओशियन यानी कि वाटर वाला पार्ट है। तो ये जहाँ पे ये है ना व्हाइट व्हाइट, यहाँ पे बना हुआ है माउंटेन्स पानी के अंदर। तो आइए वो पढ़ते हैं हम कैसे हैं। इसमें सबसे पहले क्या है, ये है स्कोर्शिया चागोस रिज। ये यहाँ से अरेबियन सी से स्टार्ट हो रही है, ये देखिए ये वाली है स्कोर्शिया चागोस रिज आगे, इधर से ये आ गई लकडिव चागोस रिज, ये दोनों यहाँ पे मिल गई मिडल बेसिन में। उसके बाद इस साइड क्या रह गया इसमें, कार्ल्सबर्ग रिज। नीचे क्या आ गई ये सेशल रिज, और यहाँ पे रियूनियन आइलैंड है। ये भी ध्यान रखना है कि इसमें सेशल्स यहाँ पे रिज है तो यहीं पे सेशल्स आइलैंड मिलेंगे, फिर मॉरिशस आता है और फिर यहाँ पे रियूनियन आता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इस साइड से ये मेडागास्कर है, इस साइड से भी ये मेडागास्कर की रिज आ रही है। और यहाँ पे क्या बन गया, ये प्रिंस एडवर्ड कोरजेट रिज, ये वाला जो बन गया यहाँ पे, ये प्रिंस एडवर्ड कोरजेट रिज बन गई, मेडागास्कर रिज ये थी। उसके बाद यहाँ पे ये हम कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे मिडल बेसिन मिल गया स्कोर्शिया और यहाँ पे लेकाड्यू को मिला के। इसके बाद ये नीचे तक आती है और ये क्या बन गया इसमें, एम्स्टरडेम सेंट पोल प्लेट्यू। क्लियर हो गया, ये सबसे नीचे की तरफ आएगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इस साइड से ये सुंदर ट्रेंच आ रही है और ये है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन बेसिन आ गया, ये आपको याद नहीं करना है। तो बेसिकली इसमें यही याद करने हैं। सबसे ऊपर की तरफ से आ रही है हमारी लकड़ीव, उसके बाद आएगी स्कोशिया, यहाँ पे मिडिल ओशियन बेसिन ओशियन आ जाता है, और इधर लास्ट में आ जाता है एम्स्टरडेम सेंट पोल प्लेट्यू। क्लियर हो गया। और इस साइड से क्या क्या है, ये है कार्ल्सबर्ग रिज जो कि स्कोशिया के पैरेलल है, उसके नीचे क्या आएगी सेशल्स रिज, और इसके नीचे आएगी रियूनियन बेसिन। इधर से क्या आ रही है, ये है मेडागास्कर रिज, और यहाँ पे है प्रिंस एडवर्ड कोरजेट रिज। ये क्लियर हो गए। इसके बाद इसमें आपको और क्या याद रखना है, इसमें याद करने हैं आपको आइलैंड्स। तो आइलैंड्स देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं। ये देखिए, ये हम ट्रेंचेस और रिजेस कर चुके हैं, इसमें और ट्रेंचेस क्या क्या, ये देखिए जावा की और सुंडा की ट्रेंच है, ये अभी हमने देखी इस साइड। ये इधर सुंडा ट्रेंच है, ये वाली, ठीक है। उसके बाद और क्या है इसमें, इसकी डेप्थ याद रखनी है 7450। अब की बार ना डेप्थ के लिए और मैच में आया हुआ था कि कौन सी ज्यादा डीप है, और वो आई हुई थी पैसिफिक की, जो अभी एग्जाम हुआ है हमारा, उसमें री एग्जाम हुआ है जून वाला, उसमें आई हुई थी। उसके बाद इसमें है ओब ट्रेंच और मॉरिशियस ट्रेंच, और ये एमराल्ड ट्रेंच, ये आपको याद नहीं करनी है, ये आप पूछते भी नहीं है। बेसिकली एक तो सुंडा ट्रेंच और एक मॉरिशियस ट्रेंच, और ये दोनों ये याद कर लेना कि ये इंडियन ओशियन में है, ठीक है।
और इसमें और क्या याद करना है आपको, और इसमें कुछ भी याद नहीं करना है आपको। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं हमारे अटलांटिक ओशियन पे। अटलांटिक ओशियन का जो बॉटम रिलीफ है वो, इसमें सबसे पहले आपको जो मेन याद फीचर करना है इसमें, वो है मिड अटलांटिक रिज। मिड अटलांटिक रिज ही इसमें एक दो ही रिज बनती हैं। एक तो मिड अटलांटिक रिज होगी जो मेन रिज है, ठीक है, और दूसरी है इसमें एक ये वेवल्स रिज। क्लियर हो गया। और अब हम इसमें पढ़ते हैं मिड अटलांटिक रिज को अच्छे से। सबसे पहले तो ये मिड अटलांटिक रिज ना कंटिन्यूअस नहीं है। यही देखिए, ये यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो रही है नॉर्थ की साइड में, और यहाँ से स्टार्ट हो रही है। फिर इस बीच वाले गैप को नाम दिया गया है रोमांचे। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है कि जो है ना ये ऊपर वाला है ना, ये तो होगी इक्वेटर की लाइन। इससे ऊपर है हमारा नॉर्थ अटलांटिक, और इससे नीचे हो गया साउथ अटलांटिक। तो नॉर्थ अटलांटिक के यहाँ पे है, ये दिया गया है डॉल्फिन राइज। और जो इससे साउथ अटलांटिक में आएगी वो आएगी चैलेंजर राइज। क्लियर हो गया। उसके बाद एक इसमें याद रखनी है वेवल थॉम्सन रिज। ये आती है जो हमारा आइसलैंड है ना, ये ग्रीनलैंड हो गया और यहाँ पे आइसलैंड, यहाँ पे बनती है ऐसे वेवल थॉम्सन रिज। क्लियर हो गया। उसके बाद इसमें हम और क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं ये सारे प्लेटूज। ये देखिए मिड अटलांटिक क्वेश्चन में इतना ही पढ़ना है आपको। उसके बाद इसके देखते हैं हम ट्रेंचेस। सबसे पहले इधर की तरफ आइए, ये है केमन ट्रेंच जो कि इधर कैरेबियन सी में है। उसके बाद है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। ये आपको याद रखनी है कि नॉर्थ अटलांटिक में है या साउथ अटलांटिक में है, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में आता है। उसके बाद ये इधर आके है सैंडविच ट्रेंच। सैंडविच ट्रेंच ये भी बहुत बार पूछी जा चुकी है, यूजीसी नेट में भी पूछी जा चुकी है, और हरियाणा जो स्टेट पीसीएस है उसमें भी सैंडविच ट्रेंच का क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद इसमें पढ़ने हैं हमने बेसिन। बेसिन क्या क्या है। एक तो ये हो गया वेस्टर्न यूरोपियन बेसिन, ये इधर वेस्ट यूरोप हो गया, इसी के नाम से आ गया वेस्टर्न यूरोपियन। ये इधर स्पेन है, यहाँ पे आएगा एक स्पेनिश बेसिन। इधर से ये लेब्राडोर रिवर पास होती है, और यहाँ पे बनता है लेब्राडोर बेसिन, जहाँ पे मैंने आपको फिशिंग ग्राउंड के बारे में बताया था, नॉर्थ इंडियन ओशियन का जब पढ़ा था। उसके बाद यहाँ पे और क्या पढ़ना है आपको, ये जो नॉर्थ अमेरिका है ना, यहाँ पे आएगा नॉर्थ अमेरिकन बेसिन, ये देखिए। उसके बाद यह आ गया गैनिया बेसिन। यहाँ पे ना गिनी आता है जो कि फ्रेंच टेरिटरी है, ये यहाँ पे आता है गिनिया बेसिन। उसके बाद ये ब्राजील हो गया, ब्राजील के साइड में आता है ब्राजीलियन बेसिन। इधर से ये अर्जेंटीना चलता है यहाँ पे ब्राजील के नीचे से, पराग्वे और उरुग्वे को छोड़ के यहाँ पे अर्जेंटीना कंटिन्यू हो जाता है ये इतना, और इसको बोलते हैं अर्जेंटीना बेसिन। इसके बाद इधर आते हैं हम, इधर ये अंगोला पड़ता है, अंगोला कंट्री, और इसी के साइड में है अंगोला सेलेना बेसिन। ये हमारे हो गए बेसिन सारे कवर। उसके बाद इसमें पढ़ने हमने जो इसके ये हैं आइलैंड्स हैं, इसमें कौन कौन से आइलैंड्स हैं वो देखते हैं अब हम। इसमें सबसे पहले तो है टेलीग्राफ प्लेटू, ये आपको याद रखना। इधर ये जो आइसलैंड है ना, इसके नीचे बिल्कुल जस्ट नीचे है टेलीग्राफ प्लेटू। उसके बाद आता है इसमें ओजोरस आइलैंड। टेलीग्राफ प्लेटू पे भी क्वेश्चन आ चुका है, और ओजोरस आइलैंड पे भी क्वेश्चन आ चुका है कि ये नॉर्थ अटलांटिक में है या साउथ अटलांटिक में है, ये स्पेसिफिकली भी आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं इधर आगे ये कैनरी आइलैंड्स, और इधर से आपको पता है कैनरी करंट भी आता है जो कि कोल्ड करंट होता है। और इसमें ये देखिए यहाँ पे आपका जो वो मिस्टीरियस ट्रायंगल है ना, बर्मुडा ट्रायंगल, वो बनता है। और उसकी जो ना एक्सेप्टेड थ्योरी मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पे ना जो मैग्नेटिज्म है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, उनकी वजह से ही मिस्टीरीज जो है वो क्रिएट हो रही है। उसके बाद आता है इसमें और क्या पढ़ना है आपको, और इसमें है एक फोकलैंड आइलैंड्स, ये आपको याद रखने हैं। और इधर से ये अशंसल आइलैंड तो पूछा नहीं गया है इतना, फोकलैंड आइलैंड पूछा जा चुका है। ये हो गया क्लियर। उसके बाद ये होता है हमारा अटलांटिक ओशियन फुल्ली कवर। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में क्या क्या है वो पढ़ते हैं हम इसके मैप के थ्रू। ये देखिए, ये आ गया हमारा पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में आपको जो वो है रिजेस, वो नहीं पूछी जाती, इसमें पूछी जाती है आपको ट्रेंचेस और आइलैंड के नेम। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इसमें ट्रेंचेस और आइलैंड्स क्या क्या है। सबसे पहले तो अब की बार ही क्वेश्चन आया है ट्रेंच मैच करने में, और उसमें टोंगा, कैरेडमिक और क्यूरिल, ये सारी ट्रेंचेस आई हुई थी।
सो आपको इनकी सीरीज याद करनी है कि नॉर्थ में कौन है और साउथ में कौन है, ठीक है। सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं हम। ये है कार्मेडिक ट्रेंच, ये यहाँ पे होगी। इसके बाद टोंगा ट्रेंच, इसके बाद आती है हमारी मरियाना ट्रेंच, ये देखिए ये हमारा ऑस्ट्रेलिया और इसके ऊपर बनती है मरियाना ट्रेंच। इसके बाद आती है ये हमारी बोलोनन ट्रेंच, फिर जापान ट्रेंच, यहाँ पे ये आ गया जापान, ये आ गया जापान ट्रेंच, और इसी के साइड में आ गया क्यूरिल ट्रेंच। यहाँ पे हमारे एलुशियन आइलैंड्स बनते हैं, और इनके बाद में आती है एलुशियन ट्रेंच। इधर से ये आ गई अट्टाकामा ट्रेंच, यहाँ पे अट्टाकामा डेजर्ट भी बनता है, आपको पता है चिली में। ये हमारी कुछ ट्रेंचेस, और इतनी याद करनी है। यहाँ पे जो फिलीपीन है वहां पे बनेगी फिलिपियन ट्रेंच। क्लियर हो गया, इतना ही आपको याद करना है। उसके बाद इसमें पढ़ने हैं हमें क्या, ये एक तो हवाईयन रीजन, ये आपको पता है पैसिफिक में है हवाई, तो ये आपको याद हो जाएगा। और इसमें पढ़ने हमने एक ये याद रखना है कि कौन सी जो ट्रेंच है वो कितनी डीप है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद ये सब क्लियर हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं टेम्परेचर ऑफ ओशियंस। टेम्परेचर ऑफ ओशियंस में कैसे चेंज होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, द कन्वेंशनल करंट्स और काइनेटिक एनर्जी, इन तीन फैक्टर्स की वजह से जो ओशन का टेम्परेचर है वो वेरी करता है। सबसे पहले क्या है इसमें, मतलब ना जो सनलाइट आ रही है उसको बोलते हैं हम रेडिएशन की फॉर्म में आती है, वो आपको पता ही है। एक तो उसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है कि जो पानी है वो गर्म हो रहा है ओशियंस का। उसके बाद कन्वेंशनल करंट्स, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो कन्वेंशनल करंट्स चलते हैं गर्म लावा मैग्मा के, उसकी वजह से भी पानी गर्म हो रहा है। जो उसके बिल्कुल बॉटम के उस पे लगा हुआ है जो पानी, वो वहां पे नीचे अर्थ के अंदर जो कन्वेंशनल करंट्स लग रहे हैं उसकी वजह से वो पानी हीट अप हो रहा है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि पानी मूव हो रहा है तो मूव होने की वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रही है, और उस वजह से भी इसमें काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो पानी है वो हीट अप हो रहा है। ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए। उसके बाद और इसमें हमें क्या पढ़ना है, एक है हिप्सोग्राफिक कर्व। हिप्सोग्राफिक कर्व ना ओशियन जो बॉटम है उसकी टोपोग्राफी, उसके ऊपर कैसे लैंडफॉर्म्स बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे ट्रेंच बनी हुई है, यहाँ पे सी माउंट है, यहाँ पे ग्योट्स बने हुए हैं, यहाँ पे सी आइलैंड्स बने हुए हैं। तो इस टोपोग्राफी को दिखाने के लिए हिप्सोग्राफिक कर्व का यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा एक है रिजेस और एक है राइजेस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, रिजेस तो है ये आपको पता है, ऐसे माउंटेन्स बन जाते हैं जब उसका रिजेस बोलते हैं। अगर वो एकदम स्टीप साइडेड है तो उनको बोला जाएगा रिजेस, अगर लेकिन वो ऐसे जेंटल स्लोप है एकदम तो इनको बोला जाएगा राइजेस। क्लियर हो गया। जो ओशनिक डेजर्ट है ये कहाँ पे बनता है, अटलांटिक ओशन में, और उसको जो प्लेस है वो है सरगासो सी बनता है। वो कैसे है, ये देखिए जो अटलांटिक ओशन के इसमें समझते हैं, यहाँ पे है ना, यहाँ पे यहाँ पे बनता है सरगासो जो सी है यहाँ पे बनता है ये ओशनिक जो डेजर्ट है वो। कैसे बनता है और क्यों बनता है, क्योंकि है ना यहाँ पे एक गयोर GYOR ग्यायोर बनता है, और वो क्या होता है जो पानी के अंदर ऐसे बवंडर सा नहीं आ जाता है, इधर 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 ऐसे अंदर 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 होता जाता है। तो है ना ये आसपास का जितना भी कूड़ा है और जो सी वीड्स हैं, सी ग्रासेस हैं, वो यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं, और इस वजह से यहाँ पे कोई भी जो एक्वेटिक लाइफ है वो ना जिंदा नहीं रह पाती, पनप नहीं पाती है, और इस वजह से इसको ओशनिक डेजर्ट का नाम दिया गया है। और इस सरगासो सी पे भी क्वेश्चन आ चुका है कि ये कहाँ पे है, क्या है, दोनों पे क्वेश्चन आ चुके हैं। अटलांटिक ओशन में एक पॉइंट ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें ये टेम्परेचर वाला हो चुका है। ये देखिए ओरिजोनटल टेम्परेचर और वर्टिकल टेम्परेचर, इसमें है ना ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है लेकिन ये इतना आता नहीं है। इसमें जो मेन पॉइंट है ना वो क्या याद रखना है आपको, ये देखिए इसमें देखिए ये हो गया 0 डिग्री होगी लाइन। उसके बाद इसमें हम लेते हैं 25 डिग्री का एग्जांपल, पहले तो सादा टेम्परेचर का। ज्यादा टेम्परेचर आपको पता है कि जैसे जैसे इक्वेटर से दूर होते जाएंगे रेडिएशंस हैं उनकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाती है और ना ऐसे सलांट होती जाती है, तो वो इतनी ज्यादा गर्माहट दे नहीं पाती हैं। तो इस वजह से पानी भी ज्यादा गर्म नहीं हो पाएगा। और पानी कहाँ ज्यादा गर्म होगा, जहाँ पे एकदम सीधी आ रही है इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे ज्यादा गर्म होगा तो गर्म पानी
इसी तरफ मिलेगा। यहाँ पे अगर 25 डिग्री है तो 25 डिग्री के लिए हमें जो आइसोथर्म है वो ऊपर की साइड, इक्वेटर की साइड ड्रॉ करनी पड़ेगी। ऐसे ही इधर है, ये नॉर्थ में आ गए, ये नॉर्थ अमेरिका है, मंगा लीजिए। तो यहाँ पे 25 डिग्री टेम्परेचर है, तो इसका आइसोथर्म होगा इक्वेटर की तरफ, जो कि है इधर। तो इसका आइसोथर्म हम ऐसे ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ। लेकिन मान लीजिए हमें ड्रॉ करना है आइसोथर्म 5 डिग्री का, तो 5 डिग्री का कैसे ड्रॉ करेंगे? ये मान लीजिए ठंडा है, ये 5 डिग्री हो गया यहाँ पे लैंड में। आपको पता है पानी इक्वेटर की तरफ तो गर्म मिलेगा और ऊपर की तरफ मिलेगा ठंडा, तो इस वजह से जो आइसोथर्म है वो 5 डिग्री का ऊपर की तरफ होगा। इसी तरह से इसमें इसमें मान लीजिए यहाँ पे 5 डिग्री है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएंगे तो गर्म मिलेगा, नीचे की तरफ आएंगे तो ठंडा मिलेगा। इस वजह से इसका जो आइसोथर्म है वो नीचे की तरफ ड्रॉ होगा। ये हो गया गर्मियों के महीने में ऊपर की तरफ ड्रॉ हो गया। क्लियर होगी ये बात? उसके बाद हम देखते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए इसमें ऐसे ड्रॉ कर रखे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया ये। अरे क्वेश्चन का ऐसे ही मिलेगा। इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा इसमें डीप में क्वेश्चन आएगा भी नहीं। ये इसमें एक है फोर्टिक जोन और एक है ए फोर्टिक जोन। फोर्टिक जोन वो होते हैं, ये होते हैं बेसिकली 200 मीटर तक के होते हैं, और वो जोन होते हैं जहां पे डायरेक्ट जो सनरेज है ना वो पेनिट्रेट कर पाती हैं। जहां तक डायरेक्ट सनरेज पहुंच जाती है ना उस गहराई तक, उसको बोलते हैं फोर्टिक जोन। और उसके बाद जहां पर जो सनरेज है वो नहीं पहुंच पाती हैं उसको बोलते हैं ए फोर्टिक जोन। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। उसके बाद इसमें क्या है, ये है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, ये हो गया हमारा सरफेस, सी सरफेस मान लीजिए ये इतना, यहाँ पे हो गया पानी गर्म। इसके बाद अगर हम नीचे जाते जाएंगे ना तो जो पानी है ना उसका टेम्परेचर एकदम से गिरेगा, फिर गिरता ऐसे ड्रॉ। उसके बाद जो पानी का जो टेम्परेचर है ना वो गिरता जाएगा, और उसके बाद 1000 मीटर के बाद एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसमें जो रेट है ना पानी के गिरने का वो एकदम से स्टॉप सा हो जाएगा, और वो ऐसे एक सीधी वर्टिकल लाइन ड्रा हो जाएगी, और इसको बोलते हैं हम डीप वाटर्स। जहाँ पे ये पानी का टेम्परेचर है उस पे मतलब ज्यादा वो कम नहीं होता है, उतना ही सेम रहता है, चाहे आप फिर कितनी गहराई में चले जाएं। किसके बाद स्टार्ट होता है ये? 1000 मीटर्स के बाद। क्लियर हो गया? उसके बाद इसमें दे रखी एक थर्मोक्लाइन और एक है पाइनकोक्लाइन। थर्मो और पाइनकोक्लाइन किसके लिए डोनेट होती हैं ये हम देखते हैं। हम थर्मोक्लाइन जो है वो आपको पता है, थर्म का मतलब है टेम्परेचर और पाइनोक्लाइन का मतलब है सैलिनिटी के लिए। तो ये ऐसा जोन है जहां पे जो ये है ट्रांजिशन होती है, यानी कि जो एकदम से गिरने लगा है ना टेम्परेचर वो थोड़ा स्लांट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। और ये आपको ध्यान रखना है, थर्मो है पानी के मतलब टेम्परेचर के लिए, और पाइनोक्लाइन है ये है सैलिनिटी के लिए। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, ट्रांजिशन जोन्स हैं यानी कि चेंज होने के जोन्स हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद उसके बाद इसमें क्या याद रखना है, डेंसिटी। डेंसिटी पढ़ते हैं अब हम। डेंसिटी एक तो ये याद रखनी है आपको, डेंसिटी होती कितनी है, 1.02677। ये आपको याद रखनी है, इसकी यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद इसमें इसके फैक्टर्स, डेंसिटी किन किन पे डिपेंड कर रखी है, टेम्परेचर, प्रेशर, सैलिनिटी। डेंसिटी देखिए, अगर पानी डेंस है, डेंस क्या होता है यानी कि अगर देखिए शहद और पानी देखिए, तो शहद और पानी में ना जो ज्यादा डेंस है वो शहद है पानी से। अब क्लियर हुआ? आप एग्जांपल के थ्रू समझिए, जैसे किसी में एक तो ग्लास है जो कि आधा सैंड से भरा हुआ है, और एक ऐसा ग्लास है जिसमें सैंड है ही नहीं। तो अगर वो सैंड डिसॉल्व हो रखी है तो वो पानी ज्यादा डेंस होगा कंपैरेटिवली जिस पानी में सैंड नहीं है। ये होती है डेंसिटी। उसके बाद इसमें कौन कौन किस किस चीज पे डेंसिटी डिपेंड कर रखी है, सबसे पहले है इसमें टेम्परेचर, फिर है प्रेशर, और लास्ट में है सैलिनिटी। टेम्परेचर, जैसे इतना पानी है इसमें किसी बॉल में, यहां तक भरा है, यहां तक भरा है पानी, और उसके बाद वो घट के रह गया इतना, और तो उसमें जो साल्ट डिसॉल्व है वो तो नहीं उड़ेंगे ना, पानी पानी उड़ेगा तो वो ज्यादा गाढ़ा होता जाएगा। जैसे हम दूध पकाते हैं तो उसमें जब वो पानी उड़ जाता है, दूध जब पकने लगता है उसका खोआ सा बनने लगता है, तो वो डेंस होने लगता है, उसको बोलते हैं
आ गया समझ में? टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है। उसके बाद प्रेशर, प्रेशर है जैसे ये एक कंटेनर है, कंटेनर हो गया, इसमें क्या भरें हम, इसमें भरते हैं हम फोम। फोम पता है आपको? जैसे स्क्रबर, स्क्रबर तो पता होगा, जिससे बर्तन वाला स्क्रबर जिसमें ऐसे गड्ढे से होते हैं फोम। तो उसको अगर ये ऐसे पूरे में फैला हुआ है फोम पहले इस पूरे बॉक्स में, और इसके ऊपर लगा दिया हमने भारी सा प्रेशर, तो वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ तक प्रेशर लगा दिया, तो जो इस पूरे में फैला हुआ था वो यहाँ तक लिमिटेड हो गया। तो इस प्रेशर की वजह से वो ज्यादा डेंस हो गया, ज्यादा गहरा हो गया। ठीक है, ये होता है प्रेशर। उसके बाद आती है सैलिनिटी। सैलिनिटी यानी कि जैसे पानी ये है, इसके बाद यहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें हमने 1 चम्मच नमक मिला दिया, और एक और ये लिया ग्लास, और इसमें भी इतना ही पानी भरा हुआ है, लेकिन इसमें हमने 10 चम्मच नमक मिला दिया। तो ये ज्यादा डेंस होगा कंपेयर टू इसके। अब तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। उसके बाद ये आपको कुछ भी याद नहीं करना है इसमें, ये मैंने अच्छे से समझा दिया है। ये देखिए ये आ गया। इसके बाद हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन वो जोन होती है जिसमें जो डेंसिटी है उसकी ट्रांजिशन जोन होती है। थर्मोक्लाइन, पाइनोक्लाइन और हेलोक्लाइन, किस किस की क्या क्या है? जो डेंसिटी के लिए है हेलोक्लाइन, उसके बाद टेम्परेचर के लिए है थर्मोक्लाइन, और सैलिनिटी के लिए है पाइनोकोक्लाइन। ये तीनों चीज क्लियर होगी। उसके बाद 40 जोन हम पढ़ चुके हैं। और इसमें क्या देखिए, ये देखिए, दिस इज अ ट्रांजिशन जोन इन विच सी वाटर डेंसिटी रैपिडली चेंज एंड लो डेंसिटी सरफेस वाटर एंड हाई डेंसिटी सरफेस वाटर एट द बॉटम। ये इसमें यही बात बोल रखी है कि ये ट्रांजिशन जोन है। यहाँ पे तो एकदम से स्टीप चेंज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो जोन है ना, इसके बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि टेम्परेचर चेंज भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये वाली जो जोन है यहाँ पे एकदम स्ट्रेट लाइन आने लगती है, ये बोल रखा है आपको। एक ये पॉइंट याद रखना है कि ये जो ट्रांजिशन जोन्स है ना, ये पोलर एरियाज में मतलब ना के बराबर ही होती है, एब्सेंट ही लगा लो, क्योंकि वहां पे हमेशा टेम्परेचर रहता ही इतना है, वो बर्फ पिघलती ही नहीं है। जो जैसे अंटार्कटिका हो गया, उधर से ऊपर से हमारा आर्टिक हो गया, जो पोलर जोन्स है नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ, वहां पे सूर्य तो पहुंच नहीं पाता है, और उस वजह से जो ग्लेशियर वो मेल्ट नहीं हो पाते, पानी बनता ही नहीं, हमेशा टेम्परेचर उतना ही रहता है। इस वजह से उसमें ट्रांजिशन जोन्स बनते नहीं, तो इस वजह से वो अपसेंट होते हैं। ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे ये कंपोजिशन ऑफ सी वाटर। कंपोजिशन ऑफ सी वाटर में आपको ये सिर्फ ये वाली चीज पढ़नी है, ये 7-8 पॉइंट। सबसे ज्यादा किसकी कितनी क्वांटिटी है? सोडियम क्लोराइड, आपको पता है NaCl नमक, सबसे ज्यादा क्वांटिटी उसकी है 77.7%। उसके बाद आता है मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर आता है मैग्नीशियम सल्फेट। इसको याद कैसे करेंगे? सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड, 2 पॉइंट याद हो गए। उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कैल्शियम पोटेशियम, तीनों के आगे सल्फेट लगा दो। 2 पॉइंट है क्लोराइड के, 2 पॉइंट है क्लोराइड के, सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर आगे सल्फेट पे मैग्नीशियम कैल्शियम पोटेशियम, मैग्नीशियम कैल्शियम पोटेशियम, मैग्नीशियम कैल्शियम पोटेशियम, तीनों पॉइंट याद हो गए। ऐसे ही याद रखने आपको, इसकी परसेंटेज याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सीरीज वाइज याद कर लो, आपको याद हो जाएगा। और फिर आपको ये परसेंटेज याद ना मैंने की थी ना आपको करने की जरूरत पड़ेगी, मैंने तो ऐसे ही याद करे थे। सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट पोटेशियम सल्फेट। 5 पॉइंट याद हो गए। उसके बाद आएगा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और फिर मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये इतने पूछे भी नहीं जाते हैं, बेसिकली ये 5 याद रख लो आप। फिर आता है इसमें सैलिनिटी, कि इस पे फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले इवेपोरेशन, या आपको पता है जितना पानी उड़ेगा और नीचे जो सॉल्ट बचेगा वो उतना ही गाढ़ा होता जाएगा, उतनी ज्यादा उसमें अगर पानी ज्यादा डालते जाएंगे सैलिनिटी कम होती जाएगी, पानी कम होता जाएगा सैलिनिटी बढ़ती जाएगी। उसके बाद प्रेसिपिटेशन, जितना ज्यादा और पानी ऐड ऑन होगा उतनी कम सैलिनिटी होगी। सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर, यहाँ पे ज्यादा वो है सैलिनिटी, यहाँ से जो ओशन वाटर्स का सर्कुलेशन है, करंट्स के थ्रू ये पानी बह के और कहीं चला गया, तो यहाँ पे जो उसकी सैलिनिटी है वो कम हो जाएगी। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर या विंड डायरेक्शन, ये विंड इस तरफ की बह रही है, तो जो सरफेस वाटर है उस पर प्रभाव पड़ेगा, वो अपने साथ है इसको थोड़ी ऐसे बहा के ले जाएगी, तो यहाँ पे थोड़ी सैलिनिटी कम हो जाएगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज्यादा पड़ेगा तो सैलिनिटी ज्यादा बढ़ जाएगी।
ठीक है। उसके बाद इसमें इन्फ्लक्स ऑफ वाटर, जहाँ पे जैसे ना बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे गंगा ड्रेन हो रही है, तो यहाँ पे ओशनिक वाटर है बे ऑफ बंगाल, तो यहाँ पे जो गंगा का माउथ है ना, यहाँ पे सैलिनिटी लोवेस्ट होगी। ठीक है, यानी कि जहां जहां पे फ्रेश वाटर आ रहा है ना इसमें किसी भी ओशियन में, वहां वहां पे जो सैलिनिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद और हमें क्या याद करना है इसमें, ये क्लियर हो गया। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ना जो सैलिनिटी है ना, वो जो इक्वेटर है ना उस पे कभी भी मैक्सिमम नहीं होती है। हमेशा आईएस सैलिनिटी जो हमारे ट्रॉपिक्स है ना वहां पे रिकॉर्ड की गई है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि वो एक तो हाई प्रेशर जोन्स हो गए, ऊपर से वहां पे आपको पता है रिवर्स इतनी इनफ्लो हो नहीं रही है। दूसरी बात, उसमें जो सन रेज है वहां पे उसका जो इफेक्ट है वो ज्यादा हो गया है। कैसे? एक तो इक्वेटर पे है ना, अगर सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है ना तो बारिश भी इतनी हो रही है, तो वो उसको कैंसिल कर रही है उस फिनोमिना को। और दूसरी बात, अगर ट्रॉपिक्स में देखें हम तो उसमें धूप तो पड़ रही है बराबर, लेकिन उसमें बारिश इतनी हो नहीं पा रही, इसकी वजह से वहां पे जो सैलिनिटी है वो इंक्रीज कर रही है। आगे बात समझ में, ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। ये देखिए, ये सैलिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये नहीं पूछा जाएगा। ये इससे क्वेश्चन आता है आपको कि किसमें नॉर्मल है, किसमें बिलो है और किसमें अबव नॉर्मल है। ये आपको सारे याद करने हैं, ये पूरे के पूरे। आप देखिए कैसे याद करेंगे इसको। ये नॉर्मल वाले ये मैंने लिख के दे दिए हैं सारे, मैक्सिमम मिनिमम सारा याद करना है आपको। इतना ही था इसमें। ये देखिए क्वेश्चंस देखते हैं अब हम कैसे आते हैं इसमें क्वेश्चंस। व्हाई आर प्लैंक्टन्स मोस्टली फाउंड इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स? ये आपको पता है क्योंकि इसमें होती है सेलोनेस, जो रॉक्स की है रिचनेस। ठीक है, बेसिकली तो इसमें सेलनेस है। ये ऑल ऑफ द अबव दे रखी है, ये नैरोनेस नहीं होगा इसमें। अगर ये ब्रॉड होता ना तो ये इसमें एक कैच है इस आंसर की इसमें, वैसे फिर इसमें ऑल द अबव हो जाता। लेकिन फिर आपको पता है कि यहाँ पे नैरोनेस की जगह ब्रॉडनेस आना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन स्लोप ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। शेल्फ क्या थी सबसे पहले वाली, तो ये क्या है, लेस देन 1 डिग्री। उसके बाद वाई है, वाई आर मोस्ट ऑफ द फिशिंग ग्राउंड्स फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ? क्योंकि इसकी डेप्थ है वो शेलो है, यानी कि ज्यादा गहरा नहीं है। दूसरी बात, इसमें सनलाइट अच्छे से पेनिट्रेट कर जाती है। तीसरी बात, इन दोनों की वजह से जो प्लैंक्टन्स है वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। और इसमें आएगा आंसर ऑल ऑफ द अबव। इसमें लेस देन 1 डिग्री। इसमें ये अगर नैरोनेस की जगह है इसमें थोड़ा वाइडर का एस्पेक्ट होता तो इसमें ऑल ऑफ द अबव कर सकते थे। इसमें ये गलत हो गया तो इसमें सेलोनेस पे टिक करेंगे। इसके बाद द डेप्थ ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप वेरीज फ्रॉम अबाउट। कॉन्टिनेंटल स्लोप का पूछा गया है तो इसमें आएगा 200 मीटर से 2000 मीटर तक। इधर से ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। कैरेक्टराइज्ड बाय मेजोरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीप सी प्लेन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय मेजोरिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिपॉजिट्स? ये जो डिपॉजिट्स वाला है ना, ये हमारा नेक्स्ट उसमें आएगा, पार्ट 2 में हम अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। फिर आ गया सबमरीन रिजेस आर फॉर्म्ड बाय एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, एंडोजेनेटिक फोर्सेस। बताइए सबमरीन रिजेस कैसे फॉर्म होती हैं? ये होती है हमारी एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से, क्योंकि इसमें जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है उसके बाद उससे लावा निकलता है और फिर हमारी सी मरीन रिजेस बनती हैं। उसके बाद आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेंच? इसमें से ट्रेंच कौन सी नहीं है? सुंडा ट्रेंच हमने पढ़ी थी, क्यूरिल ट्रेंच पढ़ी थी, जावा ट्रेंच पढ़ी थी, मालदीव ट्रेंच नहीं पढ़ी थी, तो मालदीव ट्रेंच नहीं है। उसके बाद आ गया जंजीबार आइलैंड ऑफ, ये कहाँ पे है? जंजीबार आइलैंड हमारा इंडियन ओशन में। नेक्स्ट आ गया इसमें द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिज एंड राइजेस इज। रिज और राइजेस का डिफरेंस आपको बताया गया था। रिज क्या होती हैं? जिनकी स्टीप स्लोप होती है। राइज क्या होती हैं? जिनकी जेंटल स्लोप होती है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर आपको और ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं तो आप कमेंट कर देना, मैं स्पेशल क्वेश्चंस पे भी वीडियो बना दूंगी। थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में।